हेलो फ्रेंड्स, आज इतिहास के बारे में बात करेंगे। और इतिहास के बारे में ये बात करेंगे कि जो हम इतिहास का अध्ययन करते हैं उसमें क्या खास बात है, किस तरीके से उसको अलग अलग समय काल में बांटा जाता है। तो हम आज देखेंगे हिस्टोरिकल स्टडी, ऐतिहासिक अध्ययन, जिसको हम इतिहास कहते हैं। आज उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हम उस इतिहास को समय काल और परिस्थितियों के आधार पर, उसके विकास क्रम के आधार पर अलग अलग बांटते हैं और उसका क्या तात्पर्य है, कैसे उसको समझा जा सकता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। तो जो इतिहास है इसे हम 3 भागों में बांटते हैं। इतिहास का अगर हम अध्ययन करना चाहें तो हम उसे 3 अलग अलग तरीकों से रख सकते हैं, 3 अलग अलग भागों में रख सकते हैं। सबसे पहला जो है वो कहलाता है प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री या प्राक इतिहास। प्राक इतिहास का मतलब क्या है कि जिस इतिहास के, जिस जानकारी के बारे में हमें कोई भी प्रमाण नहीं मिलते हैं और वो साक्ष्य जो हैं, जो कुछ मिलते भी हैं, उनको हम अध्ययन नहीं कर पाते हैं। उसमें केवल कल्पना के आधार पर, केवल एक अध्ययन के आधार पर, स्टडी के आधार पर जो हमने ज्ञान अर्जित किया है उसके आधार पर हम कल्पना करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसे मानव का विकास हुआ होगा, इस तरीके की घटनाएं घटित हुई होंगी, ऐसा हम मानते हैं। तो ऐसे इसको हम कहते हैं प्री हिस्ट्री, जिसके बारे में हमको कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है, कोई बहुत ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिलते हैं, तो इसको हम प्री हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, अब आइए प्री हिस्ट्री के बारे में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जब हम प्री हिस्ट्री का इतिहास का इसका स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो जो इतिहासकारों ने विभिन्न जानकारियों के आधार पर इसकी व्याख्या करने की कोशिश की है उसको हम जरा जानते हैं। सबसे पहले तो ये देखें कि इस पूरी की पूरी स्टोरी को, इस मानव के विकास को, मानव सभ्यता तो अभी नहीं कह सकते, केवल मानव के विकास की जो कहानी है उसका जो पता लगाया, अन्वेषण करता जो है, जिसने खोज की, जिसने नामकरण किया, वो है रॉबर्ट वाउफ। रॉबर्ट वाउफ जो थे, उन्होंने इसको नामकरण सबसे पहले किया प्री हिस्ट्री के रूप में, जिसके बारे में हमको कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, कोई प्रामाणिक साक्ष्य नहीं मिलते हैं। और उसके बाद जब तमाम इतिहासकारों ने अपनी जानकारियों के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर इसका अध्ययन करना चाहा, तो किस तरीके से इसको उन्होंने क्रमबद्ध तरीके से बांटा है, कैसे समझा है, ये जानते हैं, समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले जो है हिम युग से लेकर के पुरा पाषाण काल, हिम, ऐसा माना जाता है कि पहले हिम युग था और फिर वो धीरे धीरे पिघला, फिर धीरे धीरे तमाम जीव जंतु पैदा हुए और उसके बाद फिर मानव का विकास हुआ। तो जो मानव का विकास हुआ, जिसमें उसको जो है होमो हेरेकेन कहा जाता है उस समय, उसको बाद में वो होमो सेपियंस बनता है। इसका एक विस्तृत अध्ययन है जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जावा मानव कैसा था, ऑस्ट्रेलियन कैसा था, या चीनी कैसा था, वो बहुत विस्तृत अध्ययन। लेकिन हम यहाँ सामान्य रूप से ये समझेंगे कि जो पहला था पुरा पाषाण काल, इसको कहा गया। इस पूरे पीरियड को, आज इसको प्राक इतिहास को 4 भागों में बांट करके हम अध्ययन करते हैं सामान्य रूप से। पहला है पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल का मतलब लाखों साल पहले से लेकर के 10,000 ईस्वी तक, 10,000 ईस्वी तक, यानी प्रारंभ से, जब से हमें कोई भी जानकारी मिलती है तब से लेकर के 10,000 ईस्वी पूर्व तक का जो काल है वो पुरा पाषाण काल माना जाता है। और पुरा पाषाण काल में ये माना जाता है सामान्य रूप से कि इस समय जो मनुष्य विकसित हुआ वो केवल खाद्य संग्राहक था, केवल खाद्य संग्राहक था, यानी कि भोजन की भिड़ाक में इधर उधर घूमता रहता था, जो कुछ भी मिलता था उसे वो खाता था और जहाँ चाहे वहाँ रहता था। उसमें किसी तरीके का कोई बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ था। इस समय जो भी उसके हथियार थे या रहने के, जीवन के जो भी साधन थे वो पत्थरों के होते थे।
दूसरा है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में माना जाता है कि ये 10,000 से लेकर के और 4,000 ईस्वी पूर्व तक, 10,000 से लेकर के 4,000 ईस्वी पूर्व तक का ये काल माना जाता है। और इस काल के अंदर काफी विकास होता है मनुष्य का, और ये माना जाता है कि इस काल में अब धीरे धीरे वो जो खाद्य संग्राहक था वहां से वो खाद्य उत्पादक बनने लगा। जब जहां वो रहता था पूरा पाषाण काल में, वहां पर खा पी करके चीजें फेंक देता था, वो फिर प्रकृति के वरदान के अनुसार उगाती थी, धीरे धीरे उनमें फल लगाते थे। तो उसे ज्ञान प्राप्त हुआ कि इस तरीके से अगर हम करें तो हमें जो खाद्यान्न है वो आसपास ही मिल सकती, खाने पीने की चीजें। उसने वो करना शुरू किया। धीरे धीरे क्या हुआ कि वो इकट्ठे रहने लगे और धीरे धीरे बस्तियों का विकास होने लगा। और अब इन्होंने आभूषण इत्यादि पहनने शुरू कर दिए। और इसमें इस काल के अंदर छोटे मोटे हथियार तो इस समय भी थे, लेकिन इस समय ज़्यादातर हथियार जो है वो पत्थरों के होते थे और लकड़ियों के होते थे। अब इस समय हड्डियों के नुकीले हथियार बनाने लगे, लकड़ियों के बनाने लगे, और साथ ही साथ धातु का भी जो है वो धातु मिलने लगी इनको, तो धातु से भी बनाने लगे। तो इस तरीके से मध्य पाषाण काल जो 10,000 से लेकर के और 4,000 ईस्वी पूर्व तक का समय है, उसमें काफी विकास हुआ, बस्तियां विकसित होने लगी। अब इसके बाद देखेंगे नव पाषाण काल। इस नव पाषाण काल को आप ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं, क्योंकि अब तांबे के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण धातु इनको मिल चुकी थी। और इसके कारण से अब धीरे धीरे मनुष्य जो है वो एकत्रित होकर के एक तरीके से सभ्यता का विकास होने लगा। और सभ्यता का विकास होने लगा तो वो धीरे धीरे और अधिक जीवन उसका थोड़ा सा व्यवस्थित हुआ। हर तरीके से रहने के लिए घर बनाने लगे, चाहे वो घर जो है मिट्टी के होते थे या घास फूस के होते थे या पेड़ों पे झोंपड़ी इत्यादि बनाने लगे, रहने लगे। कहने का थोड़ा सा व्यवस्थित होने लगे। तो ये जो नव पाषाण काल है, इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ। इसमें हथियारों का विकास हुआ, बर्तन इत्यादि बनाने लग गए और वाहन इत्यादि बनाने लग गए, कि पहिए का आविष्कार हो गया इसी दौरान। तो काफ़ी परिवर्तन हुआ। अगर भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में अनेक स्थानों पर छोटे छोटे क्षेत्रों में संस्कृतियां, सभ्यताएं बनने लगी। छोटे छोटे क्षेत्रों में एक अलग तरीके की कल्चर विकसित होने लगी। मानव जीवन व्यवहारिक होने लगा, मानव व्यवहार में परिवर्तन आ गया। और इसमें अगर हम देखें तो खास तौर से मैं कुछ यहाँ पर संस्कृतियों के नाम लाया हूँ जो भारत के विभिन्न स्थानों पर विकसित हुई थी। उसमें एक आहार संस्कृति थी, दूसरी थी कायथा संस्कृति। ये विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग, कुछ महाराष्ट्र में, मध्य भारत में और उत्तर भारत में, इलाहाबाद के पास में, और कई स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर ये क्षेत्रीय संस्कृतियाँ, इनको टेरिटोरियल कल्चर आप कह सकते हैं, जो ताम्रपाषाण काल युग में हुई थी। ऐसे ही सावलादा संस्कृति हुई, प्रभास संस्कृति, मालवा क्षेत्र के अंदर, मध्य भारत के अंदर विकसित हुई, रंगपुर, ऐसी जेब्रोथ संस्कृति हुई थी। तो भारत के अनेक क्षेत्रों में, जिसको ये भारत जो आज आप देख रहे हैं, ये इतना छोटा भारत नहीं था उस समय। उसमें एक विशाल भारत था, जिसमें वर्तमान अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पूरा भारत और बर्मा तक का क्षेत्र था। एक पूरा का पूरा उपमहाद्वीप था ये। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर सभ्यताएं विकसित होने लगी, कल्चर विकसित होने लगी। ठीक, इसके बाद जो चौथा काल है वो कहलाता है उत्तर पाषाण काल। और खास तौर से अगर देखा जाए, ये उत्तर पाषाण काल जो है, इसको अगर हम देखें तो ये जो नव पाषाण काल था, इसका था 4000 ईस्वी से लेकर के, और इसको आप 3000 या 2500 ईस्वी तक ला सकते हैं। ये पीरियड था इनका। हालांकि इतिहास, ये जो समय काल बता रहे हैं, ये कोई निश्चित नहीं है, ये कोई लकीर नहीं खिंची हुई है, क्योंकि विभिन्न इतिहासकार
इसको अलग अलग मानते हैं, और नहीं किसी लकीर के रूप में विकसित। ये ऐसे नहीं हुआ कि ये मध्य पाषाण काल यहाँ तक था, इसके बाद खत्म हो गया, फिर नव पाषाण काल। ये तो जो संस्कृतियों का जो समय है, ये बहुत धीरे धीरे परिवर्तित होता है। इनमें संस्कृतियों में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है, इसलिए हम समय की कोई रेखा नहीं खींच सकते, केवल एक समझने की दृष्टि से उसे समझ सकते हैं। तो इसके बाद जो उत्तर पाषाण काल जो समय आता है, खास इसमें जो है तांबे के साथ साथ कांसा, सीसा, टिन इत्यादि दूसरी धातुएं भी जो है वो प्राप्त हुई, उनकी खोज हुई, और अब मनुष्य जो है वो ज्यादा विकसित तरीके से रहने लगा। सभ्यताओं का विकास इसी पीरियड में होता है। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग इसी पीरियड में शुरू होती है। जब हम सिंधु घाटी की सभ्यता का अध्ययन करते हैं तो वहां पर जब हम समय देखते हैं तो अनेक इतिहासकार, कोई उसको बताता है 3500 ईस्वी से लेकर के 2000 ईस्वी तक, कुछ इतिहासकार बताते हैं 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 2000 ईस्वी पूर्व तक, कुछ बताते हैं उसको 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1500 ईस्वी पूर्व तक। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ समय निर्धारण हम नहीं कर सकते, क्योंकि समय निर्धारण केवल समझने के लिए किया जा सकता है, उसको किसी समय सीमाएं बांध नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से ये मैंने आपको प्री हिस्ट्री के बारे में बताया, प्राक इतिहास के बारे में बताया, जिसको आप समझ गए होंगे, जिसको हम 4 भागों में बांट करके अध्ययन कर सकते हैं। ये जो समय है इसको हम उत्तर पाषाण काल को 2500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व तक इसको मान सकते हैं। 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक का मान सकते हैं, ये जो उत्तर पाषाण काल है इसको। तो ये था प्री हिस्ट्री या प्राक इतिहास भारत के संदर्भ में। विश्व के संदर्भ में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि विश्व के संदर्भ में क्या है कि इस समय तक विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी ही नहीं हो पाई थी, क्योंकि वो जानकारी तो हमको आधुनिक काल में आकर के होती है। चलिए, तो प्री हिस्ट्री आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं आद्य इतिहास की, प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री, आद्य इतिहास। आद्य इतिहास के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो कुछ खास बातें हमें पता चलती हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इस आद्य इतिहास की सबसे पहले जानकारी किसने दी। तो ये थे चार्ल्स मेसेन। चार्ल्स मेसेन जो थे, उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि भाई ये प्री हिस्ट्री है, तो इस प्री हिस्ट्री के बाद का जो पीरियड है, हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री के बीच का जो पीरियड है, उसका भी कुछ नाम होना चाहिए। तो उसके बारे में जो जानकारी दी है, इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की है, वो की है चार्ल्स मेसन साहब ने। जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई तो उसके बाद उसका सर्वे करवाया, उसका अध्ययन करवाया जगह जगह पर जाकर के, और वो अध्ययन करवाया मिस्टर कनिंघम के द्वारा, जेम्स कनिंघम के द्वारा ये अध्ययन करवाया गया था। ये एक अंग्रेज इतिहासकार थे। इन्होंने सर्वेक्षण करवाया, और इसके बाद सर जॉन मार्शल, जिन्होंने कि भारतीय इतिहास का बहुत गहराई से अध्ययन किया है भारत के संदर्भ में, उन्होंने इसका नामकरण किया। मतलब ये जो प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच का जो समय था, उस समय में क्या कुछ घटित हुआ, कैसे क्या घटित हुआ, इस पूरे पीरियड को जो नाम दिया गया प्रोटो हिस्ट्री, वो दिया सर जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया। और जब ये सब काम हो गया, यानी जानकारी भी मिल गई, सर्वेक्षण भी हो गया, नामकरण भी हो गया, तो उसके बाद अब ये था कि उसके बारे में प्रामाणिक जानकारी, प्रामाणिक तथ्य जुटाए जाए। और प्रामाणिक तथ्यों की खोज करने के लिए जरूरी था उत्खनन करवाना, खुदाई करवाना। वो खुदाई करवाने का काम करवाया भारत के सर दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1921 ईस्वी और उसके बाद में अनेक स्थानों पर इस प्रोटो हिस्ट्री के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए उत्खनन करवाया और तमाम साक्ष्य प्रस्तुत किए, और उसके बाद सभ्यता का नामकरण हुआ। तो दयाराम साहनी जी थे। तो यहाँ पर
आद्य इतिहास के बारे में, भारत के आद्य इतिहास के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो जानकारी किसने दी? चार्ल्स मैनसन ने दी। सर्वेक्षण किसने करवाया? जेम्स कनिंघम ने करवाया। नामकरण किसने किया? सर जॉन मार्शल ने किया। उत्खनन का कार्य किसने करवाया? साहनी जी के द्वारा करवाया गया, दयाराम साहनी के द्वारा। जब ये सारा काम हो गया, एक स्टडी हुई और उसके बाद एक सभ्यता का पता चला भारतीय क्षेत्र के अंदर, और उस सभ्यता को नाम दिया गया सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता। और जब इस सिंधु सभ्यता के स्थानों का पता लगाया गया तो ये निरंतर स्थान बढ़ते चले गए। वर्तमान पाकिस्तान में, अफगानिस्तान के कुछ इलाके में, वर्तमान भारत के कश्मीर में, गुजरात में, एक विशाल क्षेत्र के अंतर्गत इन अनेक स्थानों का पता लगा है। निरंतर खुदाई करवाती गई और उसका अध्ययन करने के बाद एक लंबा चौड़ा विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया गया सिंधु सभ्यता के बारे में। इसको हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। हड़प्पा संस्कृति। तो अब एक संस्कृति का पता चल गया, अब एक सभ्यता का पता चल गया जो एक विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी। अगर हम सिंधु घाटी की सभ्यता के समय की बात करें तो आप देखेंगे कि तमाम इतिहासकार जो हैं वो इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता एक मत नहीं है। इसको कोई 3500 ईसी पूर्व से लेकर के और 2000 ईसी पूर्व तक मानता है। कुछ लोग इसे 3000 ईसी पूर्व से लेकर के 1500 ईसी पूर्व तक मानते हैं। कुछ 2500 ईसी पूर्व से लेकर के 1250 ईसी पूर्व तक मानते हैं। कहने का मतलब है कि एक निश्चित समय सीमा के अंदर इसको नहीं बांधा जा सकता है, केवल हम अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ जो खास बात है वो ये है कि जहाँ यहाँ पर कोई भी साक्ष्य नहीं मिल रहे थे हमको, यहाँ पर साक्ष्य मिल रहे हैं, लेकिन उन साक्ष्यों का पूरी तरीके से अध्ययन नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनकी लिपियां अलग अलग हैं। तो यहाँ पर साक्ष्य नहीं मिल रहे थे, यहाँ साक्ष्य मिल रहे हैं, लेकिन अध्ययन नहीं हो पा रहा है। प्रयास किया जा रहा है निरंतर, और निरंतर नए नए तथ्य उजागर हो रहे हैं। तो ये थी सिंधु सभ्यता, इसके बारे में बताया। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इसी सभ्यता के समय जब हमारे देश के अंदर, हमारे क्षेत्र के अंदर सिंधु सभ्यता का विकास हुआ था, उसी समय अगर हम विश्व इतिहास पर नजर डालें तो 3 और प्रमुख सभ्यताओं का विकास हुआ था। ये 3 प्रमुख सभ्यताएं थी। सबसे पहले मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया का मतलब होता है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। अरब क्षेत्र के अंदर 2 नदियां हैं, दजला और फरात। इन दोनों के बीच का इलाका जो है वो मेसोपोटामिया कहलाता है। ये माना जाता है कि 4वीं और 3री शताब्दी पूर्व यहां पर इस सभ्यता का विकास हुआ था, मेसोपोटामिया सभ्यता का। बेबीलोन यहाँ का प्रमुख नगर है, जहां पर के इसको बेबीलोन की सभ्यता भी, वहां पर कुछ नगर थे, उन नगरों के नाम पर अलग अलग नामकरण किया गया था। जैसे यहाँ पर हड़प्पा एक नगर था, हड़प्पा संस्कृति का नाम दिया गया उसको। इसी तरीके से मेसोपोटामिया क्षेत्र में भी कई नगर थे, उन नगरों के आधार पर संस्कृतियों के नाम, उनकी क्षेत्रीय संस्कृतियों के नाम पड़े। लेकिन मेसोपोटामिया जो है वो सिंधु कालीन सभ्यता थी, ऐसा माना जाता है। दूसरी मिस्र की सभ्यता। जितनी प्राचीन सभ्यताएं हैं उन सभी सभ्यताओं का विकास नदी घाटी क्षेत्र में हुआ था। जैसे सिंधु नदी थी, तो सिंधु नदी एक पूरे जाल बिछा हुआ था इस क्षेत्र के अंदर, भारतीय क्षेत्र के अंदर, वहां इसका विकास हुआ था। उसी तरीके से मेसोपोटामिया दजला और फरात नदियों का इलाका था, वहां पर विकास हुआ। मिस्र में जहां पर सभ्यता का विकास हुआ वहां नील नदी थी। नील नदी थी जहां पर उस समय इस नील को मिस्र का शोक कहा जाता था, क्योंकि मिस्र एक रेगिस्तानी इलाका है जहां पर ये नदी मार्ग बदलकर बहती थी।
लेकिन बाद में अगर आधुनिक दृष्टि से देखा जाए, आधुनिक इतिहास के पर नजर डाली जाए, तो वहां पर एक अश्वान बांध बना दिया गया है, जिसके कारण वही नदी अब मिस्र के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। तो ये मिस्र की सभ्यता थी दूसरी। तीसरी अगर हम देखें तो थी हुआंग हो। हुआंगो सभ्यता। हुआंगो नदी वर्तमान चीन के क्षेत्र में थी, अभी भी है। इस नदी को पीली नदी कहा जाता है, येलो रिवर, और इसको भी चीन का शोक कहते थे, द सॉरो ऑफ चाइना, क्योंकि ये नदी भी रेगिस्तानी क्षेत्र से होकर जाती थी, पीली मिट्टी से होकर गुजरती थी, और पीली मिट्टी जब पानी में मिल जाती थी तो उस पानी का रंग पीला हो जाता था, इसलिए इसको पीली नदी भी कहते हैं। ये भी लगभग 3री शताब्दी पूर्व इसका विकास हुआ था हुआंगो। तो 4 प्रमुख सभ्यताएं थी जो आद्य इतिहास जिसका हम अध्ययन करते हैं उस पीरियड में विकसित हुई थी। अगर विश्व के अंदर देखें, सिंधु सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता या नील नदी की सभ्यता, हुआंगो की सभ्यता या चीन की सभ्यता जिसको हम कह सकते हैं। इन 4 सभ्यताओं का विकास जो है वो 4ठी शताब्दी पूर्व से लेकर के और 1ली शताब्दी पूर्व तक हुआ था, अगर हम सामान्य रूप से देखें तो। और ये सभी सभ्यताएं बहुत विकसित मानी गई हैं। इनके जो भवन थे वो नियोजित थे, परिवहन की सुविधा थी, व्यापार होता था, अन्न भंडारण होता था, कला और संस्कृति का भी विकास हुआ था, धार्मिक आस्थाएं थी। लेकिन हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जानना है, बहुत जरूरी है कि धार्मिक आस्थाएं जरूर थी, लेकिन धर्म का नामकरण नहीं था। 4 सभ्यताओं में से कहीं पर भी धर्म का नामकरण नहीं था कि ये अमुक धर्म है। हाँ, धार्मिक विचारधाराएं थी, आस्था थी, विश्वास था, ये सारी चीजें थी। तो ये आपने जाना प्रो हिस्ट्री के बारे में। और अब बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि वो मानव सभ्यता की वो कहानी जिसके बारे में हमें साक्ष्य मिलते हैं, जिन्हें पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है और जिनके पीछे प्रामाणिकता भी है, ऐसे मानव सभ्यता की विकास की कहानी जो है वो इतिहास कहलाती है। और अगर हम इसको देखें सही रूप में तो लगभग 1000 ईस्वी पूर्व, और 1000 ईस्वी पूर्व अगर हम नहीं लेते तो लगभग 600-700 ईस्वी पूर्व से लेकर के लगभग मतलब 1000 ईस्वी पूर्व मान लेते हैं सामान्य रूप से। 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के इधर का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमको बहुत सारे प्रामाणिक तथ्य मिल जाते हैं जिनको पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। इधर इस इतिहास का अगर हम देखें, इस इतिहास की जानकारी कहाँ से आई, इसका नामकरण किसने किया, तो हम देखेंगे इतिहास का पिता किसको कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। आप जानते होंगे हेरोडोटस। हेरोडोटस एक यूनानी व्यक्ति था और उसने ये कोशिश की कि जो भी तथ्य हमको मिलते हैं उनको सही तरीके से अध्ययन करके और उनकी उस समय की कहानी को जोड़ करके इतिहास लिखा जाए, इतिहास बनाया जाए। इसलिए उसने ये काम शुरू किया। हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहेंगे, अगर हम पॉलिटिकल फिलॉसफी की तरफ थोड़ा सा जाएं तो हम देखेंगे कि सुकरात नाम का एक व्यक्ति हुआ था यूनान के अंदर, सोक्रेटस जिसको कहा जाता है। सुकरात ने तत्कालीन राज्य व्यवस्था का विरोध किया और परिणाम यह हुआ कि सुकरात को जहर देकर मार दिया गया था। सुकरात अपने विचारों को उसने फैलाया तो, लेकिन वो सही तरीके से उनको व्यवस्थित तरीके से कोई न तो पुस्तक का रूप दे पाया, न ही उनको लिखित रूप ला पाया जिससे कि वो आगे बढ़ पाते। लेकिन हाँ, उस समय जो लोग थे उसके आसपास, उन लोगों को सुकरात के बारे में पता चल गया था कि किस तरीके का वो विचार रखता है।
वो वहां से शुरू होता है राजनीतिक चिंतन, और खासतौर से अगर देखा जाए तो वहीं से वास्तविक इतिहास शुरू होता है। उसके बाद देखेंगे कि उसका जो शिष्य था प्लेटो ने उन सभी सुकरात के विचारों को व्यवस्थित किया और अपना एक पॉलिटिकल फिलॉसफी बनाई, अपना एक राजनीतिक दर्शन बनाया, जिसमें उसने जिसको लिखा, उसने एक संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम था अकेडमी, और एक पुस्तक लिखी थी जो बहुत ही विख्यात पुस्तक है, द रिपब्लिक, गणराज्य। और उस पुस्तक के अंतर्गत उसने वे तमाम सिद्धांत, वे तमाम दर्शन, वे तमाम विचार जो सुकरात से प्राप्त किए थे या अपने जीवन में और सीखे थे, उनको व्यवस्थित तरीके से उसने लिखा। राज्य क्या है, सरकार क्या है, शासक क्या है, राजा क्या है, उसके कर्तव्य क्या है, सब कुछ उसने लिखा गणराज्य पुस्तक में। और उसके बाद अकेडमी का पहला छात्र बना अरस्तु। अकेडमी से पास होने वाला पहला छात्र था अरस्तु, जो कि प्लेटो का शिष्य था। उसने उसे और आगे बढ़ाते हुए उस दर्शन को, उस स्टोरी को, उस इतिहास को और आगे बढ़ाते हुए उसने अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम था द पॉलिटिक्स, राजनीति। और उस पुस्तक के अंदर उसने तमाम वर्णन किया। उसके बाद उसका शिष्य था सिकंदर। सिकंदर ने उन सारे विचारों को आत्मसात करने के बाद विश्व विजेता बनने की ठानी और विभिन्न देशों पर आक्रमण किया। भारत पर भी उसने आक्रमण किया, परंतु भारत को वो विजय हासिल नहीं कर पाया और यहाँ से वापस चला गया। ये सारी की सारी दास्तान जो है वो यूनानी दास्तान है, लेकिन इसी यूनानी दास्तान से हमारी दास्तान जुड़ी हुई है, भारत की दास्तान। जिस समय सिकंदर का आक्रमण होता है उस समय भारत में राजतंत्री व्यवस्था चल रही होती है, और उस समय अगर आप देखेंगे तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र लिखता है। तमाम विदेशी लोग आते हैं हिंदुस्तान, वो भारत के बारे में लिखते हैं, और फिर भारत का एक व्यवस्थित इतिहास लिखा जाना शुरू होता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इतिहास जो है साहित्य के माध्यम से और विभिन्न इतिहासकारों के माध्यम से लिखा जाने लगा। अगर हम देखेंगे तो 600 ईस्वी के आसपास देखेंगे वो पीरियड हम, तो हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी थी। बाणभट्ट संस्कृत के महाज्ञानी थे, उन्होंने हर्षचरित की रचना की। एक और रचना उनकी थी चंडी शतक और कादम्बरी। ये रचनाएं लिखी गई जिनके द्वारा हमें तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है, अर्थशास्त्र के द्वारा हमें तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। इसी तरीके से गुप्त काल के अंदर, अगर हम इससे पहले चले जाएं, गुप्त काल के अंदर यद्यपि इतिहास के रूप में इतिहास नहीं लिखा गया, लेकिन साहित्य के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि पाई जाती हैं। कालिदास ने तमाम पुस्तकें लिखी, उन पुस्तकों के माध्यम से भी हमें तत्कालीन इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। और उसके बाद अगर हम देखें तो बाद के पीरियड में जब भारत में हिंदू राजाओं का शासन था, तो अनेक हिंदू राजाओं ने अपने दरबारों में या तो राजकवि रखे थे या अन्य विद्वान रखे थे, गणितज्ञ रखे थे, चिकित्सक रखे थे। उन तमाम लोगों ने भी प्रयास किए और लिखा। चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया, पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। इसके बाद देखिए अमीर खुसरो ने पूरा खिलजी क्रांति तो तमाम 9 पुस्तकें लिख डाली। तुगलकनामा लिखा उन्होंने, तुगलक वंश के बारे में। और इसी समय तमाम विदेशी लोग हिंदुस्तान में आए, इब्न बतूता, अल बरूनी, अब्दुल रज्जाक, यूरोपियन लोग भी आने लगे। तो उन्होंने फिर भारत के संदर्भ में लिखना शुरू किया और मध्यकाल के अंदर खूब लिखा गया इतिहास। अगर बाबर ने जब आक्रमण किया, जब मुगल हिंदुस्तान में आए, तो बाबर ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी तुझके बाबरी, जिसमें भारत के बारे में खूब वर्णन किया है। भारत जैसा हमने देखा, वो एक एक दिन का, एक एक पल का वर्णन करता है
लोगों को देखता है, लोग क्या है, सब कुछ लिखता है। इसके बाद अकबर के समय में अगर देखें तो अकबर के समय में अब्दुल कादिर बदायूनी उनके दरबार में रहते थे, उन्होंने तमाम कुछ लिखा। अबुल फजल ने लिखा, और उसके दरबार में तो तमाम साहित्यकार और इतिहासकार थे। इसी तरीके से फिर इतिहास लिखने की परंपरा शुरू हो गई। आधुनिक काल आते आते देखेंगे तमाम विदेशी आ गए, और इन विदेशियों जैसे सर जॉन मार्शल का नाम कनिंघम, पी रॉबर्ट्स, विंसेंट स्मिथ और तमाम लोग जो फ्रांसीसी लोग आ गए, और तमाम परंपराएं शुरू। तो अब इस इतिहास के अंतर्गत क्या हुआ, परंपराएं शुरू हो गई कि ये राष्ट्रवादी इतिहास की परंपरा है, ये आदर्शवादी इतिहास की परंपरा है, ये साम्यवादी इतिहास की परंपरा है, ये स्वतंत्र इतिहास लेखन है, ये सबाल्टर्न का इतिहास लेखन। अनेक परंपराएं शुरू हो गई जिनके आधार पर इतिहास लिखा जाने लगा और पढ़ा जाने लगा, समझा जाने लगा। और अब तक तमाम इतिहासकार अपने अपने तरीके से इस इतिहास की व्याख्या करते हैं, चाहे वो प्राचीन काल का इतिहास हो, चाहे वो मध्यकाल का इतिहास हो, या आधुनिक काल का इतिहास हो। और अब तो बहुत से लोग जो है समसामयिक इतिहास भी लिखा जाने लगा है, जिससे कि हमें बहुत अच्छी जानकारियां मिल रही हैं। तो ये जानकारी थी जो मैंने आप तक पहुंचाई है कि इतिहास का अध्ययन, स्टडी ऑफ हिस्ट्री कैसे करें, कैसे समझें उसको, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कि प्री हिस्ट्री क्या थी, किस तरीके से उसका समय निर्धारण हुआ, किस तरीके से उसको अलग अलग पीरियड्स में बांटा गया। तो 4 प्रमुख पीरियड थे, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। इस दौरान तमाम संस्कृतियों का विकास हुआ था। इसके बाद आदि इतिहास के अंतर्गत अगर हम देखें तो आपको मैंने बताया कि किसने उसकी जानकारी दी, किसने सर्वेक्षण करवाया, किसने नामकरण किया, और किस तरीके से साहनी जी के द्वारा उत्खनन करवाया गया। और उसके बाद फिर राखालदास बनर्जी और बहुत सारे लोग इसका अध्ययन करते रहे, और आज तक तमाम लोग करते हैं। अब तो भारत सरकार के द्वारा पूरा एक विभाग बना दिया गया है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, और वो विभाग यही काम करता है, तमाम स्थानों पर जाकर खुदाई करवाता है, वहाँ पर रेडियो R14 के आधार पर उनका समय निर्धारण करवाता है, और तमाम संग्रहालय बनाए गए हैं जहाँ से हमें विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ मिलती हैं। ये भी आपको बताएगा कि इसी समय विश्व के अन्य क्षेत्रों में जिन सभ्यताओं का विकास हुआ उसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और हुआंगो की सभ्यता प्रमुख थी। उसके बाद हमने इतिहास के बारे में आपको बताया कि किस तरीके से एक यूनानी परंपरा के द्वारा भारतीय इतिहास आगे बढ़ा। यद्यपि ऐसा नहीं कह सकते कि इससे पहले भारत के इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन वो उतनी ज़्यादा प्रामाणिक नहीं थी। तो जब विदेशी इतिहासकार आ गए, यूनानी लोग आ गए तमाम, जिन्होंने मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी, उसमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। और भारतीय जो तमाम साहित्यकार थे या लेखक थे, विद्वान थे, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है इसके बारे में। इसके बारे में बाद में मैंने बताया किस तरीके से भारत में परंपराएं शुरू हुई, अप्रोचेस, अलग डिफरेंट अप्रोचेस शुरू हो गई, और उन अप्रोच के आधार पर अलग अलग व्याख्या होने लगी। एक ही घटना की 10 तरीके से व्याख्या होने लगी। तो इस तरीके से अब इतिहास के अध्ययन के तमाम स्रोत हमारे पास उपलब्ध हैं, जिनके आधार पर हम अध्ययन कर सकते हैं। ये जानकारी मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस से संबंधित तमाम प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अध्ययन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। गुड लक, गुड बाय।